नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको बीए थर्ड ईयर के पेपर यूरोप के इतिहास, आधुनिक विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी और वह है 1917 की रूस की क्रांति। हम सब जानते हैं कि विश्व में 3 प्रमुख क्रांतियां हुई थी। पहली थी फ्रांस की क्रांति, पहली थी अमेरिका की क्रांति, दूसरी थी फ्रांस की क्रांति और तीसरी है रूस की क्रांति। ये तीनों ही आधुनिक काल में हुई थी। अब आज हम पढ़ेंगे 1917 की रूस की क्रांति। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो रूस था उसके बारे में पहले समझ लें। उसका जो समाज था वो मूलतः 2 भागों में वर्गीकृत था। पहला भाग जो कि कुलीन वर्ग था, जो कि सेना और उच्च पदों पर नियुक्त था, इसके पास सभी प्रकार के विशेषाधिकार थे। दूसरा जो वर्ग था जिसमें मेजॉरिटी थी और वो था किसान वर्ग। इसकी स्थिति बहुत ही शोचनीय थी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगे हुए थे। और तीसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, उसका उदय थोड़ा सा हुआ था मगर वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा था। इसके अलावा 19वीं शताब्दी रूस में विभिन्न धर्म एवं भाषाएं थीं, यानी कि रूस एक विशाल देश था और इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न धर्मों को मानने वाले और विभिन्न भाषाओं के लोग रहते थे। इसलिए इनमें राष्ट्रीय एकता का अभाव था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट 19वीं शताब्दी का रूस था वह था कि उस काल में पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं होती थी, रिश्वत या प्रभाव के आधार पर होती थी। यानी कि 19वीं शताब्दी के रूस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसने क्रांति के बीज बोए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो रूस की क्रांति को हम 2 चरणों में समझ सकते हैं। उसका पहला चरण है 1905 की क्रांति और दूसरा चरण है 1917 की क्रांति। 1905 की जो क्रांति थी उसमें वो असफल रही और उसकी असफलता ने ही दूसरी क्रांति के बीज बोए। जैसे हम 1857 की क्रांति को असफल तो कहेंगे मगर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलेंगे, उसी प्रकार से 1905 की जो रूस की क्रांति थी उसने 1917 के लिए बीज बोए। अब सबसे पहले हम 1905 की क्रांति को थोड़ा सा समझ लें। इस क्रांति का प्रारंभ होता है खूनी रविवार की घटना से जो कि 22 जनवरी को हुई थी। क्या हुआ था? 22 जनवरी को गेपन के नेतृत्व में मजदूरों का एक विशाल जुलूस सम्राट के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की ओर बढ़ा। यद्यपि यह जो विशाल जुलूस था यह शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था किंतु सैनिकों ने उस पर गोली चला दी जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। इस दुर्घटना में कोई ये नहीं कह सकते कितने लोग मरे। सरकारी सूत्रों के अनुसार करीब 150 लोग मरे और 200 लोग घायल हुए, बल्कि जबकि दूसरे लोग बोलते हैं कि लगभग 500 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। ये 22 जनवरी का रविवार का दिन था जो इतिहास में ब्लडी संडे या खूनी रविवार कहा जाने लगा। खूनी रविवार का दिन श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु बन गया था। इसके बाद क्या हुआ कि इन घटनाओं की वजह से ज़ार निकोलस द्वितीय को झुकना पड़ा। उसने अपनी प्रतिक्रियावादी मंत्रियों को हटा दिया और एक घोषणा पत्र 31 अक्टूबर को जारी किया। इस घोषणा पत्र के 3 प्रमुख बिंदु हैं। नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता अर्थात विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सभाएं करने की स्वतंत्रता और संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता लोगों को मिली। दूसरी जो घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बिंदु थी वह यह थी कि इसमें निर्वाचित राष्ट्रीय सभा या ड्यूमा की स्थापना की गई, यानी कि निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया।
और तीसरा है कि भविष्य में ड्यूमा की सहमति के बिना ज़ार कोई भी कानून नहीं बनाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी 1905 की क्रांति के बाद। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इस क्रांति का महत्व क्या था। इस क्रांति ने मजदूर संघ, किसानों में सक्रिय और संवैधानिक शासन को स्थापना की। यानी कि 3 चीज़ें हुई, मजदूर संघ की स्थापना, किसानों में सक्रियता और संवैधानिक शासन की स्थापना 1905 की क्रांति में हुआ। अब हम आगे आते हैं 1917 की क्रांति को। 1917 की क्रांति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक मार्च 1917 की क्रांति और एक नवंबर 1917 की क्रांति। पहले हम आते हैं मार्च 1917 की क्रांति में। और मार्च 1917 में निरंकुश राज ज़ार को सिंहासन छोड़ना पड़ा था। तो मार्च 1917 की क्रांति है ज़ारवाद या निरंकुशवाद का रूस में अंत। और नवंबर 1917 में क्या हुआ था? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसमें रूस में जनतंत्र की स्थापना हुई। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, रूस की क्रांति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मार्च की क्रांति और नवंबर की क्रांति। मार्च की क्रांति में ज़ार का तख्ता पलट होता है और नवंबर में जनतंत्र की स्थापना होती है। अब हम एक एक करके इसके कारण पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़ारशाही की निरंकुशता। ज़ार निकोलस द्वितीय ने कठोर और दमनकारी नीति करी और 1905 की ड्यूमा के निर्वासन की घोषणा भी करी, मगर ड्यूमा के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी थी और उसका एकमात्र कार्य सम्राट को सलाह देना था। सम्राट ही जल और थल सेना का सेनापति होता था। रूस के नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। प्रथम विश्व में रूस को भारी क्षति उठानी पड़ी थी और इन पराजयों के कारण रूस के अयोग्य और भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हो चुका था। लोग स्वेच्छाधारी और निरंकुश शासन के विरोधी हो गए थे और जनता का यह असंतोषी क्रांति का एक मुख्य कारण बन गया। दूसरा जो कारण था वो था सामाजिक असमानता। हम सब जानते हैं कि समाज में असमानता थी। एक तरफ ऊंचे पदों पर नियुक्त लोग थे जो कुलीन वर्ग थे, जिनके पास विशेषाधिकार था, और दूसरी तरफ अधिकार विहीन वर्ग था जो कि किसान और मजदूरों का वर्ग था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। किसानों की दयनीय स्थिति को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि 1/3 जो किसान थे वो भूमिहीन थे और उनके ऊपर कई प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। अगला पॉइंट है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जो था उसमें बहुत अधिक असंतोष हो चुका था और 1902-03 में मजदूरों की हड़ताल आरंभ हो गई थी और 1905 की क्रांति के समय तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में समांतर सरकार भी बना डाली थी। ज़ारशाही के निरंकुशता एवं पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग की स्थापना करना चाहते थे इस मजदूर संगठन द्वारा। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट में रूस की क्रांति के कारण को और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे।